नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मुर्गी पालन करके युवा किसान कमा रहा है लाखों की आय। धान की फसल में खरपतवारों की रोकथाम के उपाय। आज के कई युवा पढ़ाई लिखाई कर नौकरी की चाहत में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वहीं झारखंड जिला रांची के प्रखंड सिमलिया में रहने वाले युवा शाहिद मंसूरी नौकरी छोड़ मुर्गी पालन कर रहे हैं और नौकरी की अपेक्षा इस व्यवसाय से 4 गुना अधिक आमदनी कमा रहे हैं। ऐसे युवा आज देश के युवा के लिए मिसाल है, जो कि छोटे स्तर से व्यवसाय की शुरुआत कर अब प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। ये है झारखंड की राजधानी रांची का एक छोटा सा प्रखंड सिमलिया। यहाँ के युवा किसान हैं शाहिद मंसूरी, जो कि ब्रॉयलर मुर्गी का पालन करके सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। इन्होंने वर्ष 2017 में प्रशिक्षण लेकर 500 मुर्गियों से इस बिजनेस की शुरुआत की थी। आज ये प्रति बैच में 2000 मुर्गियों का पालन कर रहे हैं और प्रति वर्ष में 6 बैच पालकर बेचते हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट की। उसके बाद 2017 जनवरी में मैंने मुर्गी पालन स्टार्ट किया। मुर्गी पालन करने से पहले हम जॉब करते थे, जिसका वेतन प्रति माह 10,000 रुपया था, जिसके कारण मुझे बहुत परेशानी होती थी। फिर मैंने एक दिन देखा न्यूज़ 18 में मुर्गी पालन के विषय में, तो मुझे प्रेरणा मिली कि अब मुर्गी व्यवसाय शुरू किया जाए। फिर मैंने जाकर ट्रेनिंग किया रांची में। मुर्गी पालन का 3 महीने का ट्रेनिंग था, बिल्कुल फ्री। और उसके बाद मैंने मुर्गी पालन 500 बर्ड से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया और आज मेरे पास 6000 बर्ड का पोल्ट्री शेड है। शुरू मैंने कम पूंजी से स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे पूंजी को बढ़ाया। हर महीना चूजा 2000 मंगाते हैं, चूजा 2000, और उसको 40 दिन में वो 2000 मुर्गी 2 kg का हो जाती है 3.5 kg दाना खाकर। और एक चूजे का रेट लगभग 25 रुपया का पड़ता है। और उसके बाद मार्केट में लोकल मंडी में 110 रुपये kg 2 kg का मुर्गा बिकता है। एक मुर्गा 110 kg का बिकने पर 220 रुपये हो जाता है। 2000 मुर्गी 4000 kg बिकने पर 4,40,000 का 50,000 लगभग बिकता है, जिसमें कि खर्च 4 लाख होता है और 40,000 50,000 लगभग में प्रॉफिट हो जाता है हर महीना। शाहिद बताते हैं कि मुर्गी पालन से अच्छा लाभ लेने के लिए मौसम के अनुरूप इनका प्रबंधन करना पड़ता है। जैसे गर्मी के मौसम में मुर्गीशाला में पंखे, कूलर की व्यवस्था करते और आवास के दरवाजों व खिड़कियों में जूट के बोरे लगाकर उन पर पानी का छिड़काव करते हैं। वहीं ठंड के मौसम में आवास का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए आवास में हीटर, सिंगड़ी आदि की व्यवस्था की जाती है। और विशेष रूप से मोटिलिटी वगैरह ध्यान देखते हैं। जैसे गर्मी के महीना में अधिक गर्मी हो गया तो इसको चलाते हैं, बीच बीच में घूमते रहते हैं। एक जगह बैठने से मुर्गी बैठे का बैठे रह जाती है। जो ज़्यादा सुस्त है उसके ऊपर पानी का छिड़काव भी करते हैं। हीट स्ट्रोक को बचाने के लिए हम लोग ऊपर बिचाली का उपयोग करते हैं, अल्बेस्टर के ऊपर, और बिचाली के ऊपर से पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद पूरा एस्बेस्टस ठंड हो जाता है तो मुर्गी को राहत मिलती है। और खिड़की में जो जूट का बोरा लगा हुआ है उसको भी पानी से भिगोते हैं। मेन चीज़ है मुर्गी का दाना। अगर मुर्गी का दाना अच्छा रहेगा तो
सब फार्मिंग अच्छा होगा। और दाना में प्रीमियम फीड जो आएगा, जैसे हम हाईटेक, ये सब दाना प्रीमियम फीड है। मुर्गी को पानी हम वाटर सैनिटाइजर जो यूज करते हैं, वाटर का पीएच लेवल बढ़ाता है, जिससे मुर्गी को इकोलाई होने में बचाता है। और समय समय पर विटामिन का यूज करते हैं, मल्टीविटामिन जैसे बोनीसोल, एविरेड, ये सब का यूज करते हैं। जब बर्ड फीड को खाएगा, फंगस वाले फीड को, तो उसमें निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम फीड को सूखा जगह में रखते हैं और पानी से बचाते हैं। शाहिद का कहना है कि मुर्गियों की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए इनके आहार पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है और मुर्गियों की आयु के अनुसार उनके आहार में बदलाव भी करना पड़ता है। मुर्गियों को स्वच्छ और साफ पानी पीने को देते हैं, साथ ही मुर्गियों के आहार की क्वालिटी अच्छी रहे, इसके लिए आहार को स्वच्छ जगह पर रखना पड़ता है। और मुर्गीशाला में उपयोग आने वाले उपकरण मुर्गियों के बर्तनों की साफ सफाई नियमित रूप से करते हैं। और बरसात के दिनों में हम जूट का बोरा पूरा लगाते हैं, जिससे पानी अंदर ना आए, और ज़्यादा पानी आने से हम तिरपाल का यूज भी करते हैं। ठंड के दिनों में कोयला चूल्हा, ड्राम का भट्टी बनाकर यूज करते हैं, जिससे मुर्गी हमारा स्वस्थ रहता है और मुर्गी में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अच्छे से रख रखाव रखने से। शाहिद कहते हैं मुर्गियों में बीमारियां फैलाने का डर हमेशा बना रहता है। इससे बचाव के लिए शाहिद समय समय पर आवास की साफ सफाई करते हैं और प्रत्येक 5 से 6 दिन में आवास का दवाओं और चूने का छिड़काव करते हैं, ताकि आवास हानिकारक जीवों से मुक्त रहे। इन्होंने आवास में प्रवेश करने वाले दरवाजों पर फुटपाथ बनाया है, जिससे बाहरी संक्रमण से मुर्गियां बची रहें। जो मेन चीज है मुर्गी पालन में, वो है लीटर का। अगर मुर्गी में लीटर सही नहीं रहेगा, 80% बीमारी मुर्गी के लीटर के चलते होता है। मुर्गी का लीटर को डेली चलाना है। बरसात में जो सबसे मेन चीज़ है वो मुर्गी का लीटर है। मुर्गी का लीटर गीला होगा तो बहुत तरह का बीमारी होगा, जैसे कोक्सीडियोसिस, जिससे फार्मर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कोक्सीडियोसिस होने से खूनी पेचिश होने लगती है मुर्गियों को। मुर्गी का लीटर का सूखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बरसात के दिनों में। और बरसात के दिनों में हम लीटर में चूना का उपयोग करते हैं। चूना नमी को सोखता है और चूना से जितने भी कीटाणु होते हैं सारे मर जाते हैं, जिसके चलते हमको बरसात में भी मुर्गी पालने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। और कुछ 10-20% पानी के चलते आती है। मुर्गी में जो मुख्य बीमारी है, ज़्यादातर जो फार्मरों को परेशान करती है, वो है CRD, इकोलाई, कोक्सीडियोसिस। ये सारे बीमारी ठंड में ज़्यादा पोल्ट्री किसान को प्रभावित करती है। मुर्गी में 3 तरह का टीका दिया जाता है। फर्स्ट टीका रानीखेत के लिए दिया जाता है 6ठे दिन में, और सेकेंड टीका 12वें दिन में गम्बरों के लिए दिया जाता है, और थर्ड टीका फिर से 21 दिन में रानीखेत के लिए दिया जाता है। इस तरह से हम अब टीकाकरण करते हैं, टीका का विशेष ख्याल रखते हैं। मुर्गी में हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। बायोसिक्योरिटी का उपयोग करते हैं, जैसे जर्मीसीडा, भिरकोनेस, कॉपर सल्फेट, ये सब का हर 5वें दिन 7वें दिन छिड़काव करते हैं। मुर्गी के ऊपर भी स्प्रे करते हैं, पूरा बाहर स्प्रे करते हैं। और मुर्गी हर लॉट निकलने के बाद पूरा हम चूना करवाते हैं फार्म को, जिससे कीटाणु सारे मर जाते हैं। और मेरे पास 3 स्टाफ भी है जो समय समय पर दाना पानी देते रहते हैं और साफ सफाई करते रहते हैं। सलाह देना चाहूँगा और बेरोजगार भाइयों को कि अपना मुर्गी पालन स्टार्ट करें और अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाएं। और मुर्गी पालन स्टार्ट करने से पहले ट्रेनिंग अवश्य ले लें, जिससे कोई परेशानी ना आए और एक सफल किसान बने। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
प्रदेश में कई किसान अब धान की खेती सीधी बुवाई विधि से करते हैं, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है। लेकिन इस पद्धति से खेती करने पर खेतों में कई प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, जो कि फसल की बढ़वार को तो बाधित करते ही हैं, साथ ही फसलों में रोगों और कीटों को फैलाने का काम भी करते हैं। इसीलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, चलिए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। जैसा कि मानसून इस वर्ष थोड़ा देर से आया है और मानसून में अनियमितता होने की वजह से जो वर्षा जल है उसमें भी अनियमितता होती है। कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम बरसात होती है और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है अपने राज्य में भी। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई लोग धान की सीधी बुआई कर रहे हैं या कुछ किसान ऐसे हैं जो धान की सीधी बुआई कर चुके हैं। जिन किसान भाइयों ने धान की सीधी बुआई कर लिया है, 10 दिन या उससे पहले बुआई हो चुकी है, तो उसमें मुख्य रूप से खरपतवार के प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। क्योंकि धान की जब हम सीधी बुआई करते हैं तो यहाँ पे हम कदवा अथवा पडलिंग नहीं करते हैं, धान को सीधे बुआई कर देते हैं, जिससे यहाँ पे खरपतवार की समस्या बनी रहती है। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों और स्थान के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों व्याधियों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज मिलकर इसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। शुरू के 40 दिनों तक खरपतवार मुक्त खेत को अगर नहीं रखते हैं तो हमारे उत्पादन में 30 से लेकर 70% तक उत्पादन में कमी आ सकती है। हम अगर खरपतवार को विभिन्न वर्गों में बांटें तो इसको 3 मुख्य ग्रुपों में बांट सकते हैं। जो मोथा कुल का खरपतवार है, दूसरा सकरी पत्ती वाले खरपतवार है जिसमें विभिन्न प्रकार के सकरी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं, और तीसरा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। हम खरपतवारों को इन 3 ग्रुपों में बांट सकते हैं। किसान भाइयों, प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव कैसे होता है। तो हम आपको बता दें कि इनका जमाव और फैलाव बीजों में प्रयोग होने वाले अशुद्ध बीजों द्वारा, पिछले फसल में उगे खरपतवार के बीजों से, पशुओं के गोबर और चराई से, सिंचाई जल में बहकर आने वाले खरपतवार के बीजों इत्यादि कारणों से होता है। जहां तक फसलों में खरपतवार से होने वाले हानि प्रश्न है तो न्यूनतम 20 से 40% तथा कभी कभी यह नुकसान 100% तक भी पहुंच जाता है। तो इन तीनों ग्रुपों के खरपतवार का प्रबंधन करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं, हम अपना सकते हैं। जैसे कि हम जब धान की सीधी बुआई करते हैं तो सबसे पहले हमें, चाहे हम तो मैकेनिकल विधि से भी खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके लिए ड्राईलैंड वीडर है, कोनो वीडर है या अन्य प्रकार के जो होज हैं उनको हम कतारों के बीच में चला करके मैनुअली जो है खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं, खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद बहुत से हमारे पास रासायनिक दवाएं हैं जिनका प्रयोग धान में सुरक्षित है और इसका प्रयोग करके हम खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। क्योंकि धान की बुआई हो चुकी है तो ऐसे अवस्था में हम जो हमारे पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड हैं, बुआई के बाद दिए जाने वाले हर्बिसाइड हैं, उनका ही प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हमको ध्यान देना होगा कि हमारे खेत में किस प्रकार का खरपतवार का डोमिनेंसी है। अगर खरपतवारों में सबसे अधिक हमारे खेत में सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो वहाँ पे हम बिसपायरिवेक्सोडियम 40 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करेंगे। बिसपायरिवेक्सोडियम को 40 ग्राम सक्रिय तत्व को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लिया जाता है और इसको हम फ्लैट पैल नाजन से जो है बुआई के 20 से 22 दिन बाद खेत में छिड़काव करते हैं। खेत में छिड़काव करते समय ध्यान रखना होता है कि जो दवा है, दवा को हम छिड़कते हुए पीछे की ओर हटें तथा खेत में उस समय नमी होना चाहिए, जिससे कि रासायनिक दवा अच्छे से काम करती है और खरपतवार में 80 से 85% तक नियंत्रण हो जाता है। बचे हुए खरपतवारों को हम मैनुअली लेबर लगा करके थोड़ा सा निकाल सकते हैं। दूसरी दवा है इथाक्सीसल्फ्यूरान। अगर हमारे खेत में सबसे अधिक मोथा की समस्या है
तो उसके लिए जो इथाक्सीसल्फ्यूरान है वो बहुत ही कारगर है। इसके लिए हम इथाक्सीसल्फ्यूरान की जो मात्रा रिकमेंड की गई है उसको ले करके उसको 800 लीटर पानी में घोल लेते हैं और उसको जो है बुआई के 20 से 25 दिन बाद हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो मोथा कुल के खरपतवार है स्पेशली वो ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही साथ सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पर भी नियंत्रण हो जाता है। यदि किसी कारणवश हमारे खेत में सिर्फ और सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो वहाँ पे सबसे सस्ती दवा 2,4-D इसका 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लिया जाए और उसको 800 से 1 लीटर पानी में घोल लिया जाए और बुआई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करने पर जितने चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उस पर नियंत्रण हम पा सकते हैं। एक तीसरी दवा है पायरिजोसल्फ्यूरान, जो कि पायरिजोसल्फ्यूरान विशेष रूप से सकरी पत्ती एवं चौड़ी पत्ती दोनों पर कारगर है। पायरिजोसल्फ्यूरान 20 ग्राम सक्रिय तत्व लेकर के उसको हम 800 से 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और बुआई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करते हैं। ये मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। इस प्रकार हम धान में जो खरपतवार है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करें, समुचित फल चक्र अपनाएं और खरपतवार रहित प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें। वही बुआई हमेशा लाइनों में करना उचित रहता है। पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें, जिससे निकाई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। वही उगे हुए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए निकाई गुड़ाई करते रहें। खेतों में पूरी सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद का ही प्रयोग करें। हरी खाद का प्रयोग करने से खरपतवार कम उगते हैं। तो इस तरह से अभी हमें तत्काल में जो है खेत में धान की जो सीधी बुआई की है उसमें ये प्रबंधन करके हम थोड़ा सा लाभ को बढ़ा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला रांची और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं छिटपुट तो कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पिछले 2 से 3 दिनों में कहीं कहीं अच्छी वर्षा हुई थी, जिससे मिट्टी में फसल की बुआई के लिए पर्याप्त नमी मौजूद है। अतः किसान भाई प्रति खेत में इस समय विभिन्न फसलों की बुआई अनुशंसित विधि से करें और धान की फसल को छोड़कर अन्य फसल की बुआई मेड़ बनाकर ही करें। जो किसान भाई पहले ही बुआई कर चुके हैं और अगर अंकुरण समान रूप से नहीं हो पाया है तो खाली जगहों में पुनः बीज बोएं, या अगर एक ही जगह पौधों की संख्या अधिक हो गई हो तो उसे उखाड़कर खाली जगह में लगा दें। विभिन्न फसलों की बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद खरपतवार नियंत्रित करने के लिए निराई गुड़ाई का कार्य अवश्य करें। उसके बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का भुरकाव करें। जिन खेतों में धान का रोपा करना हो वैसे खेतों में मेड़ को दुरुस्त रखें और खेत को जोतकर मिट्टी को खुला छोड़ दें, जिससे जल जमाव के साथ साथ खेत में मौजूद खरपतवार भी भली भांति सड़ जाएं। बरसात के दिनों में किसी भी दवा का छिड़काव साफ मौसम को देखते हुए करें और दवा के होल में सैंडोविट या टीपॉल अवश्य मिलाएं।
सेंडोविट या टीपोल के अभाव में दवा के घोल को साबुन के पानी में तैयार करें। बीज स्थली में बिचड़ों की समुचित देखभाल करें और बिचड़ों को जल जमाव से बचाएं। जिन किसान भाइयों का धान का बिचड़ा 10 से 15 दिनों का हो गया हो, वे बीज स्थली में यूरिया का भुरकाव 2 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से करें। जिन किसान भाइयों के पास बिचड़ा 20 दिनों का हो गया हो तथा खेतों में कादो करने लायक पानी जमा नहीं हो पाया हो, तो आगामी दिनों में होने वाली वर्षा जल के साथ ऊपरी खेतों में पानी का बहाव रोपा वाले खेतों में कर पानी जमा कर रोपा का कार्य प्रारंभ करें। जिन किसान भाइयों के रागी का बिचड़ा 20 दिनों का हो गया हो, वे अनुकूल मौसम को देखते हुए रोपा का कार्य शुरू करें। मध्यम जमीन में इस समय मकई की कम अवधि वाली किस्म जो 80 से 90 दिनों में तैयार होती हो की बुआई करें। मूंगफली की फसल में टिक्का या पत्ती का धब्बा रोग के आक्रमण की संभावना बहुत अधिक रहती है, जिससे पत्तियों तथा तने पर हल्के पीले धब्बे बनते हैं जो बाद में गहरे रंग के वृत्ताकार का रूप ले लेती है। फसल में इस रोग का लक्षण दिखाई देते ही फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर साफ मौसम होते ही छिड़काव करें। मवेशियों के हरा चारा के लिए इस समय किसान भाई मकई, लोबिया, मोठ इत्यादि में से किसी एक की बुआई करें। वर्तमान मौसम में मवेशियों में संक्रमित रोग लगने की आशंका बहुत अधिक रहती है, अतः अपने जानवरों को खुला नहीं छोड़ें और यह विशेष ध्यान रखें कि मवेशी बाहर का संक्रमित पानी नहीं पी ले। फल का पौधा लगाने के लिए खोदे गए गड्ढों में किसी विश्वसनीय नर्सरी से पौधा लाकर लगा दें और यह ध्यान रखें कि लगाए गए पौधे के आसपास पानी जमा न होने पाए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अथर, जिला बक्सर के कृषक हरिओम ने। ये शिमला मिर्च की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हरिओम जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। शिमला मिर्च ऐसे सब्जी का खेत है कि ये बाहर से आया है। ये जो सब्जी है बाहर से आया है, इंडिया में ओरिजिन नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग इतना इसको हम लोग हमारे डाइट में, हर तरह के डाइट में, जैसे चाउमीन हो गया है या प्रोसेस्ड फूड हो गया, सब तरीका में हमारा जो इंडियन का क्यूसिन है उसमें भी हम लोग शिमला मिर्च डालना शुरू कर दिए हैं। तो इसका डिमांड बहुत है, सालों भर रहता है। तो सालों भर डिमांड के लिए हम लोग कैसे करना है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक विधि है, हम लोग उससे कंटिन्यूस पूरा सालों भर सप्लाई कर सकते हैं और बाहर ओपन फील्ड में रेनी सीजन में हम लोग कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। वैसे तो इसकी खेती खुले खेतों में की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस और नेट हाउस में इसकी खेती करने से अच्छी पैदावार मिलती है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और सी की मात्रा अधिक होती है। तो इसके लिए अभी हम लोग खेत के लिए तैयारी करना अभी उचित है। और हम लोग अगर जब खेती करेंगे, इसके लिए हम लोग बीज के लिए बुआई और रोपाई जो है हम सजेस्ट करेंगे, प्रोट्रे में ही इसका बीज डालेंगे। और जैसे मैंने बोला है, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट 1:1 रेशियो में डालेंगे। पॉली हाउस में अच्छी तरह से क्यारियों को तैयार करते हैं और क्यारियों की तैयारी के समय गोबर की खाद और वर्मी पोस्ट का प्रयोग करते हैं। इन क्यारियों को उठी बनाना चाहिए। साथ ही इन पर ड्रिप बिछाकर पौधों की रोपाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। तो इसके लिए जो कंपोस्ट जो है, जो अच्छा सड़ा हुआ जो गोबर खाद जो बोलते हैं, उसको आपको डालना है। लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर में डालेंगे। और इसके साथ एग्रीकल्चर लाइम जो है,
तो उसको भी हम लोग 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालना है। जो खाद का बात आ रहा है, जो फर्टिलाइज़र जो डालना है, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो पोटैश है, बेसल डोज जो है आपको 20, 25 और 20 का रेशियो में डालना है। और बाद में आपको नत्रजनी 2 बार डालना होगा, फ्लेवरिंग के टाइम में और बीच में और एक बार 1 महीना के बाद डालना है। तो ये 3 स्प्लिट डोज में डालना है नाइट्रोजन जब भी डालेंगे। तो इसके लिए अभी ये जो मौसम है बहुत बेस्ट सीजन है, इससे हमारा पौधा भी ग्रोथ अच्छा आता है और हमारा उपज भी बढ़ता है। जहां तक बात शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों की है तो आप कैलिफोर्निया वंडर, रॉयल वंडर, येलो वंडर, ग्रीन गोल्ड, आर्का गौरव, आर्का मोहिनी, इंदिरा इत्यादि किस्मों से किसी भी किस्म का चयन कर खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च में अगर देखेंगे तो शिमला मिर्च में ज़्यादा डिमांड रहता है कलर्ड वाला माने रंगीन वाला। इसमें 2 तरह का कलर है, एक है पीला कलर है, एक है लाल कलर है। पीला कलर कुछ लोग प्रिफर करते हैं मार्केट में, और लाल कलर और ग्रीन में भी चलता है। जो बीज है तैयार हो जाएगा रोपाई के लिए, आपको लगभग 20 और 25 दिन में तैयार हो जाएगा। इसका जो सीड रेट है लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हैं। पौधारोपण के पूर्व पौधों को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए, जिसके बाद पौधों को उचित दूरी पर अच्छे से लगाना चाहिए। रोपाई के 10 से 15 दिन बाद फसल को कीटों से बचाने के लिए नीम आधारित कीटनाशक दवा छिड़काव करना सही रहता है। मल्चिंग लगाकर शिमला मिर्च की खेती करने पर और अधिक पैदावार मिलती है, साथ ही ये खरपतवार नियंत्रण में सहायक भी रहती है। जिगजैग वे में अगर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे उसमें तो हमारा प्लांट का डेंसिटी भी हम लोग नॉर्मल वे में, माने ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, हम पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।